नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चंस जो पिछले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और नीट के पेपर में आए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिविजन आप लोग के साथ करना चाहूँगी डायग्राम्स के साथ में, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स डिवाइड कैसे होते हैं और रेप्लिकेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम मैं आपका लूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस के साथ में। ठीक है, माइटोसिस के हम लोग ने सेल साइकिल में, या माइटोसिस नहीं तो किसी भी सेल साइकिल में जो शुरुआत पढ़ते हैं हम वो G1 से पढ़ते हैं। ठीक है, G1 के बाद में क्रोमोसोम का या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इन एस फेज, ये भी हमें पता है, राइट। एस फेज में डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद आता है G2, ठीक है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट करते हैं। और G2 के बाद आता है हमारा M फेज, जो कि माइटोसिस हो सकता है या फिर मियोसिस हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ वो है एक सेल, राइट। ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल में हम बनाएंगे क्रोमोसोम्स। क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स, जो अभी कुछ ऐसे पड़े हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स ऐसे पड़े हुए हैं, ये इनका सेंट्रोमियर है, ये ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कौन से फेज को हम ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हम G1 को देख रहे हैं, सेल के G1 फेज को हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सेल को हम मूव करेंगे इनटू एस फेज। किस में मूव करेंगे? एस फेज में मूव करेंगे। एस फेज में क्या होता है बच्चों, जल्दी से याद करके बताओ कि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन ऐसे होगा और यहाँ पे ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा? ऑरेंज कलर के क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होगा। ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एस फेज, जिसको हम और क्या बोलते हैं? सिंथेसिस या सिंथेटिक फेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब ये जाएगा कहाँ? G2 में जाएगा। तो G2 का हम यहाँ डायग्राम नहीं बनाते हैं, या फिर बना देते हैं फिर, ताकि हम माइटोसिस का डायग्राम पूरी नए स्लाइड पे बनाएंगे। ये आ गया हमारा कौन सा? G2 फेज, या फिर जिसको हम और क्या बोलते हैं? प्री माइटोटिक ग्रोथ फेज। कौन सा हुआ ये? माइटोसिस से पहले वाला ग्रोथ फेज। और ये कौन सा होता है? पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज। ठीक है, पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज। माइटोटिक लिखना है यहाँ पे, एक टी मिसिंग हो गया, माइटोटिक। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे कैसे डायग्राम्स, कैसे क्रोमोसोम्स रहेंगे, कैसी कंडीशन में क्रोमोसोम्स रहेंगे? ये ऐसी कंडीशंस में ही रहेंगे। ठीक है, और एक बना रहे हैं हम ये वाला, राइट। ये ऐसे प्रेजेंट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे भी डुप्लीकेशन होना है वो सारा डुप्लीकेशन सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। जो भी G1 में डुप्लीकेशन नहीं हुआ था, या फिर कॉपी जिनकी नहीं बनी थी कुछ प्रोटीन्स की या फिर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की, वो G2 में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब सेल किस में जाएगा? माइटोसिस में जाएगा। किस में जाएगा? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं माइटोसिस में, तो इसको हम लेकर जाएंगे कहाँ? माइटोसिस में लेकर जाएंगे। माइटोसिस के हम क्या बनाएंगे? चारों फेज बनाएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ चालू करते हैं प्रोफेज से। ठीक है, तो प्रोफेज का जब हम सेल बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलर एनवलप, ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो चुकी हैं।
क्रोमोसोम्स का क्या हो चुका है, कॉन्डेंसेशन हो चुका है, क्रोमोसोम्स थिक हो चुके हैं और शॉर्टन हो चुके हैं। अब इनकी क्या विजिबिलिटी हमारे को काफ़ी क्लियर है, क्या है, अब हमारे को इनकी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर है और ये हमारे को क्लियरली दो क्रोमैटिड्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या दिखेंगे, 2 रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड्स दिखेंगे उनके सेंट्रोमियर के साथ में। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया यहाँ पे, इसका रेप्लिकेशन और ये इसकी रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड है, क्या है, 2 क्रोमैटिड है। यहाँ पे कौन सा फेज हो गया, ये हमारा प्रोफेज हो गया। कौन सा हो गया, प्रोफेज हो गया। प्रोफेज के बाद में कौन सा फेज आता है, प्रोफेज के बाद में आएगा मेटाफेज। कौन सा आएगा, मेटाफेज आएगा। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में स्पिंडल अपैरेटस पूरा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स के पेयर है। अब क्या बनेगा, एक मेटाफेजिक प्लेट बनने वाली है। क्या बनने वाली है, एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। ये सारे स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये सारे स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये स्पिंडल अपैरेटस बना हुआ है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये यहाँ पे अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ में, किसके साथ में, अपने अपने सेंट्रोमियर के साथ में मेटाफेजिक प्लेट पे ऐसे लेट जाएंगे और इनके मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होगा, इनका सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा, मेटाफेजिक प्लेट पे क्या होगा, इनका सेंट्रोमियर प्लेस्ड होगा। उस प्लेट को हमने क्या बोला था, इक्वेटर बोला था या फिर मेटाफेजिक प्लेट बोला था। पिंक कलर से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेटाफेजिक प्लेट है। ठीक है, सेंट्रोमियर आ गया यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर और लिम्स ने जगह के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लिया क्रोमैटिड्स ने। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गई। ये है हमारा क्या, मेटाफेज। ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में बनाते जाएंगे। अब क्या है हमारा, एनाफेज है। क्या आ रहा है हमारा, एनाफेज है। टीलोफेज को थोड़ा नीचे बना लेंगे, कोई बात नहीं। ये एनाफेज आ गया। इसमें भी हमारे पास क्या दिखेगा, हमारे को सेंट्रियोल्स दिखेंगे और क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, डिसोल्यूशन होने लगेगा और जो बीच के जो सेंट्रोमियर्स हैं वो आधे आधे टूट गए हैं। क्या हो गए हैं, आधे आधे टूट गए हैं। इसलिए जो क्रोमैटिड्स हैं वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं या सेग्रीगेट हो गई हैं। क्या हो गई हैं, ऐसे सेग्रीगेट हो गई हैं। ठीक है, वो उस तरफ जा रही है और यहाँ वाली जो है ये इस तरफ ऐसे आ जाएगी। राइट, अब जो वाइट वाला क्रोमोसोम है उसकी भी ये ऐसे आ जाएगी और इधर ये ऐसे चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, एनाफेज बन गया। क्या हो गया, इसमें दोनों क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हो गया। क्या हो गया, क्रोमैटिड का सेपरेशन हो गया। अब वो अपने अपने पोल पे हर इंडिविजुअल क्रोमैटिड चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक टीलोफेज का डायग्राम बनाते हैं तो टीलोफेज का डायग्राम हम यहाँ अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टीलोफेज में थोड़ी बहुत न्यूक्लियर एनवलप वापस आने लगती है, थोड़ी बहुत न्यूक्लियर एनवलप वापस आने लगती है, रीफॉर्म होने लगता है और साइड में से और क्या होने लगता है, साइटोकाइनेसिस की तैयारी होने लगती है। सेल में फरो बनने लगता है। क्या होने लगता है, फरो बनने लगता है। क्लीवेज के लिए तैयारी होना चालू हो जाएगी एंड वापस से क्या होएगा, वापस से क्रोमोसोम्स अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में पहुंच जाएंगे। क्या होंगे, ओरिजिनल कंडीशंस में पहुंच जाएंगे, मतलब वापस से थिक से थिन कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी यहाँ पे मैं आपको सिंगल क्रोमैटिड दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, ये सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स हो गए। यहाँ पे अब वाइट क्रोमोसोम भी एक होएगा सिंगल क्रोमैटिड वाला, ये ऐसे हो गया। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। ओके, ये क्या है, ये कौन सा फेज है हमारा, ये है हमारा टीलोफेज। इधर लिख देते हैं, ये है हमारा कौन सा, टीलोफेज। अब समझ आई आपको
कैसे क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, एक क्लैरिटी आई दिमाग में कि हाँ हम समझ रहे हैं ये ऐसा क्रोमैटिड का रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के बाद वो प्रोफेज में आते हैं, प्रोफेज से मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे लाई करते हैं, फिर उनकी क्रोमैटिड्स को अलग किया जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स को और टीलोफेज बन जाता है और ये क्लीव होके यहाँ 2 डॉटर सेल्स बना लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए डॉटर सेल यहाँ पे बना देती हूँ। एक डॉटर सेल, ये दूसरी डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स बनती है ना। कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है, कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, राइट। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम और बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, बन गया। क्या बन गई वो? 2 डॉटर सेल्स बन गई हमारे पास में। ठीक है, एक बार हम पीछे चलेंगे और यहाँ पे साथ साथ में हम क्या लिखते रहेंगे, इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड डीएनए कंटेंट। मैंने आपको डीएनए कंटेंट क्या बताया था, एक नॉर्मल सेल में डीएनए कंटेंट कितना होगा जो जीवन में होगा? 20 पिकोग्राम होता है। ठीक है, हमने मान लिया कि G1 में अभी 20 पिकोग्राम का क्या है, 20 पिकोग्राम का क्या है? डीएनए कंटेंट है। ठीक है, आप अपन एक काम करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं अलग से, राइट। फिर हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के बाद में उसमें पूरा कंटेंट भर देंगे। चलिए यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड डीएनए कंटेंट। ठीक है, और अलग अलग फेजेस की हम बात करेंगे। अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो हम क्या कर लेंगे, पीछे जो डायग्राम्स बनाए हम वो देख लेंगे। हम G1 में देखते हैं कहाँ से सेल स्टार्ट होता है, S में देखेंगे, S से सेम टू सेम G2 में जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रोफेज के बाद में मेटाफेज में देखेंगे, हम किस में देखेंगे, मेटाफेज में देखेंगे। फिर हम टीलोफेज में देखेंगे। टीलोफेज में पहले हम देखेंगे कि कंप्लीट सेल में कितना होता है और कंप्लीट सेल के बाद में न्यूक्लियस में, पर न्यूक्लियस में कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। और फिर हम क्या देखेंगे, डीएनए का कंटेंट। ठीक है, समझ आ गई। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए माइटोसिस, राइट। सो G1 में हमने मान लीजिए स्टार्ट किया किससे, 46 क्रोमोसोम्स के साथ स्टार्ट किया। किसके साथ स्टार्ट किया, 46 क्रोमोसोम्स हैं अभी हमारे पास, और हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं, 46 वाले क्रोमोसोम्स हैं, सिंगल क्रोमैटिड वाले, सिंगल क्रोमैटिड वाले 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो क्रोमैटिड्स कितनी होंगी, 46 ही होंगी, क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास कितनी क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है। डीएनए कंटेंट कितना है, 20 पिकोग्राम है। कितना है, 20 पिकोग्राम है। ठीक है, एस फेज में अगर हम आते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे। ठीक है, एक बार अगर हम पीछे देखना चाहें तो G1 में अभी यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे कितने हैं, 2 बनाए थे तो 2 क्रोमोसोम्स ही हैं। वैसे कितने होते हैं, यहाँ पे 46 होते हैं। G1 से जब S में आया तो यहाँ पे अभी कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। क्या चेंज हुआ है, सिर्फ क्रोमैटिड चेंज हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम है, राइट। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स S फेज में रहेगा तो 46 ही, लेकिन क्रोमैटिड क्योंकि अब हर क्रोमोसोम पे क्या आ गई है, एक एक्स्ट्रा आ गई है। तो पहले एक क्रोमैटिड थी, अब हर पे क्या है, 2 क्रोमैटिड्स है। तो 46 × 2 कितना हो गया, 92 हो गया। डीएनए कंटेंट भी 20 × 2 हो जाएगा, मतलब 40 पिकोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ गए मेटाफेज में। तो S से सीधा चल के कहाँ जाएंगे, हम मेटाफेज में जंप करेंगे, क्योंकि G2 में भी ये सेम ही रहेगा, प्रोफेज में भी सेम रहेगा, मेटाफेज में भी ये सेम रहेगा, क्योंकि अभी मेटाफेज में किसी भी तरह का सेग्रीगेशन नहीं हुआ है। सो क्रोमोसोम्स भी 46 हैं।
क्या है, क्रोमोसोम्स भी 46 हैं, क्रोमैटिड्स भी 92 हैं और डीएनए कंटेंट भी 40 पिकोग्राम है। ठीक है, अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे भी कितने हैं, एस फेज में 2 क्रोमैटिड्स हैं लेकिन कितनी, 2 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन कितनी क्रोमैटिड्स हैं, 4 क्रोमैटिड्स हैं। कितनी हैं, काउंट करो, 4 क्रोमैटिड्स हैं। मतलब क्या हो गई, क्रोमैटिड का नंबर डबल हो गया, क्रोमैटिड का नंबर क्या हुआ, डबल हो गया और 20 पिकोग्राम से 40 पिकोग्राम क्या हो गया, डीएनए कंटेंट हो गया। सेम टू सेम इसमें ही है, 2 क्रोमैटिड वाले 2 क्रोमोसोम्स थे, 2 क्रोमैटिड वाले 2 क्रोमोसोम्स हैं। प्रोफेज में सेम है, मेटाफेज में सेम है, 4 क्रोमैटिड्स हैं और 2 क्रोमोसोम्स हैं और डीएनए कंटेंट भी वही का वही है। तो सेम टू सेम हम पूरा मेटाफेज में लिख देंगे। ठीक है, एनाफेज में जब हम आ रहे हैं यहाँ पे तो सेग्रीगेशन हो गया। टीलोफेज में देखो, टीलोफेज में देखो जो क्रोमैटिड्स डबल हुए थे वो सेग्रीगेट हो गए, यहाँ पे सेग्रीगेशन हो गया। कंप्लीट सेल की बात करें अगर हम, कंप्लीट सेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 तो क्या है, क्रोमोसोम्स है, क्योंकि अब ये जो जा रहे हैं ऊपर इनको क्या बोलेंगे हम, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं। सो 1 2 3 4 तो क्रोमोसोम्स हो गए, 4 ही क्रोमैटिड्स हो गई। ठीक है, क्या है, 4 ही क्रोमैटिड्स हो गई। एंड कंप्लीट सेल में देखें तो डीएनए कंटेंट भी 40 पिकोग्राम है। लेकिन अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं यहाँ पे तो क्रोमोसोम्स कितने हैं इस न्यूक्लियस में, 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमैटिड्स हैं एंड डीएनए कंटेंट कितना है, 20 पिकोग्राम है। समझ आई, तो टेबल में लिख दे कि अगर हम टीलोफेज की बात करें, अगर हम कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो डबल हो गई ना, क्योंकि अब हर क्रोमोसोम को क्या बोला जा रहा है, हर क्रोमैटिड जो ऊपर गया है वो उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, एज अ क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बुलाया जा रहा है उसको, क्रोमोसोम बुलाया जा रहा है। सेल में, कंप्लीट सेल में क्रोमैटिड्स कितनी है, कंप्लीट सेल में 92 हैं, क्रोमैटिड्स क्या है, 92 हैं और डीएनए कंटेंट पूरे सेल में कितना है, 40 पिकोग्राम है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं कि ईच न्यूक्लियस में, हर एक न्यूक्लियस में क्या कंटेंट है, तो 46 क्रोमोसोम्स है, 46 ही क्रोमैटिड्स हैं एंड डीएनए कंटेंट क्या है, 20 पिकोग्राम है। तो ये पूरी टेबल आप कहाँ बना लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे विद दी डायग्राम्स। ठीक है, विद दी डायग्राम्स। अब हम आगे एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, आगे हम स्लाइड लेंगे और हम टेबल बनाएंगे, किसकी, मियोसिस की टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मियोसिस की टेबल बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम भी बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम डायग्राम होगा, सेम टू सेम डायग्राम होगा ना। ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम सेम रहेगा किसके लिए, मियोसिस के लिए और माइटोसिस के लिए, क्योंकि माइटोसिस भी किससे चालू होगा, 46 क्रोमोसोम से चालू होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 46 क्रोमोसोम से मियोसिस भी चालू होगा और माइटोसिस भी चालू होगा। ये सारे डायग्राम सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, ये सारे डायग्राम सेम रहेंगे। अगर हम मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, पहले हमारे को बनाना पड़ेगा एक सेल जिसमें कि क्या होगा, लेप्टोटीन होगा, वही 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, लेकिन एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम किससे आएगा, मदर से आएगा और एक कॉपी ऑफ क्रोमोसोम किससे आएगा, फादर से आएगा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब हमने जब ये बनाया तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, सारे क्रोमोसोम्स शॉर्टन हो रहे हैं, थिकन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, हम यहाँ पे चालू करेंगे किससे, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये सर्कल नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि हम जाइगोटीन से चालू कर रहे हैं। ठीक है, किससे चालू कर रहे हैं, जाइगोटीन से चालू कर रहे हैं। 2 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक का येलो कलर हो जाएगा और एक का वाइट कलर ले लेंगे हम या ऑरेंज ले लेंगे। तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसा है और ये उसकी दूसरी क्रोमैटिड है। ठीक है,
इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको हम ऑरेंज कलर का बना देते हैं और यहाँ पे क्या हो गया है, साइनेप्सिस हो गया है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास आ गए हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या बन गया है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये ऐसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ठीक है, चिपक गए हैं। लेकिन अभी क्या स्टार्ट नहीं हुआ है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, साइनेप्सिस हुआ है। क्या हुआ है, साइनेप्सिस हुआ है। और क्या बन गया है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। कैसे बन गया है, क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक आया है मदर से और एक आया है फादर से, वो दोनों एक दूसरे के साथ आकर स्टिक हो गए हैं, दे हैव कम टुगेदर और साइनेप्सिस में आ गए हैं। ये क्या है, हमारा जाइगोटीन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे पकाइटीन के ऊपर। किसके पास आएंगे हम, पकाइटीन फेज पे आएंगे, जहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगी बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली क्रोमैटिड है और ये नीचे वाली क्रोमैटिड है, ठीक है। इसने ऑरेंज क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के साथ में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कर दी है। ये हो गई क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होने के साथ में ही, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होने के साथ में ही क्या हो रहा है, कुछ रीजन ऑफ जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। जो डायग्राम मैंने आपको मियोसिस में बना के दिखाया था, वो क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो रही है, ठीक है। अब पकाइटीन के बाद या पैकेटीन के बाद हम किस में आएंगे, लता लेप्टोटीन था, जरा जेड जाइगोटी एंड पकाइटीन, पानी दे दो, डिप्लोटीन में आएंगे। तो डिप्लोटीन में क्या होएगा, डिप्लोटीन में क्रोमोसोम्स क्या रहेंगे, क्रोमोसोम्स के बीच का जो ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था ये डिसॉल्व होने लगेगा। क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। लेकिन ये जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहाँ से चिपक जाएंगे या चिपके रहेंगे, ठीक है। साइनोप्टोनीमल या साइनेप्सिस का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ये चला जाएगा। अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम सिर्फ उस रीजन से अटैच रहेंगे जहाँ पे क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोटीन स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्लोटीन बोलेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, डायाकाइनेसिस रहेगा। क्या आएगा, डायाकाइनेसिस रहेगा। टर्मिनलाइजेशन होएगा, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिर्फ अपने कहाँ से, टर्मिनल्स से अटैच्ड रहेंगे। कहाँ से अटैच रहेंगे, टर्मिनल्स से अटैच रहेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया है, टर्मिनलाइजेशन बोला गया है। ये क्या है, ये क्या है, रिकॉम्बिनेटेड एरियाज हैं। तो क्या होगा, येलो के पास कुछ ऑरेंज का रीजन होगा और ऑरेंज के पास क्या होगा, येलो का रीजन होगा। अब ये ऐसे का ऐसा, और ये कौन सी स्टेज है बेटा, ये है डायाकाइनेसिस, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन हुआ यहाँ पे, क्या है, टर्मिनलाइजेशन हुआ यहाँ पे। और डिप्लोटीन में क्या थे, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कियास्मेटा हमें कहाँ ऑब्जर्व हुआ है, डिप्लोटीन में हुआ है। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं आपको, ये एस शेप स्ट्रक्चर्स ऐसे बनते हुए एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखेंगे। तो इन एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, कियास्मेटा बोलते हैं, ठीक है। ये हमें डिप्लोटीन में दिखेगा। डायाकाइनेसिस में हमारे को टर्मिनलाइजेशन होता हुआ दिखेगा कि क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सिर्फ अपने एंड से अटैच्ड होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अब कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जाएगा प्रोफेज में। प्रोफेज में जाने के बाद ये बैठेगा मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट पे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या होएगा, सेल में क्या बनेंगे,
सेल में स्पिंडल अपैरेटस बनना चालू हो जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट बननी चालू हो जाएगी, और जो ये क्रोमोसोम्स थे, मान लीजिए एक हम मेटाफेजिक प्लेट यहाँ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पर ऐसे लाई करेंगे अपने अपने सेंट्रोमियर्स के साथ में, ठीक है, ये इससे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऐसे होंगे, और इनके ऊपर क्या होएगा, इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स यहाँ ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मैं सेल पूरा नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको इतनी बात समझ आ गई। ये कौन सा फेज है, मेटाफेज है। कौन सा फेज है, मेटाफेज 1 है, ठीक है। अब क्या स्टार्ट होएगा, अब इनका सेग्रीगेशन स्टार्ट होएगा। यहाँ पे मेटाफेज में दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फेज देखते हैं तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं, एनाफेज 1 देखेंगे, सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स से येलो क्रोमोसोम चले जाएगा ऊपर वाले सेल में। कहाँ चला जाएगा येलो क्रोमोसोम, ऊपर वाले सेल में चला जाएगा, ऐसे अब इसकी क्रोमैटिड्स पीछे लटकी रहेंगी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ऑरेंज वाला क्रोमोसोम। येलो वाले में थोड़ा रीजन ऑरेंज का होगा, ऑरेंज वाले क्रोमोसोम में थोड़ा सा रीजन येलो का होगा, क्योंकि इनमें क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है, ऐसे होएगा ये, राइट। अब क्या बन जाएंगे, इससे 2 सेल्स बन जाएंगे, राइट। अगर हम 2 सेल्स बनाते हैं, अगर हम एक सेल बनाते हैं, यहाँ पर वाइट कलर का एक सेल बनाते हैं, और टीलोफेज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स बने होंगे, ठीक है। एक सेल का अपना ये न्यूक्लियस होगा, ये दूसरे सेल का अपना न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक में पूरा येलो क्रोमोसोम होगा, और दूसरे में क्या होएगा, ऑरेंज क्रोमोसोम्स विद देयर क्रॉसिंग ओवर के रीजन्स। अब मैं दोबारा यहाँ नहीं बना रही हूँ, ये है हमारा टीलोफेज 1, ठीक है, समझ आ गई। यही टीलोफेज किस में जाएगी, नेक्स्ट प्रोफेज 2 में जाएगी। क्या इनमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन होगा प्रोफेज 2 में जाने से पहले? नहीं होएगा, क्योंकि टीलोफेज 1 सीधा किस में जाएगा, इंटरकाइनेसिस में जाएगा। किस में जाएगा, इंटरकाइनेसिस में जाएगा, जो कि इंटरफेज से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस क्या है कि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये टीलोफेज 1 यहाँ पे आ गया। अब सीधा हम इसकी इमेज कहाँ देखेंगे, मेटाफेज 1 में मेटाफेज 2 में देख लेते हैं। चलिए इसको ले आते हैं मेटाफेज 2 में, राइट। मेटाफेज 2 में लाने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। मेटाफेज 2 में क्या होएगा, सेंट्रियोल्स फिर से बनेंगे। ये अब हम पहले बनाते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। एक सेल का हम पहले कर लेते हैं। सेंट्रियोल्स हमने बनाया, एक सेल में गया हमारा येलो वाला क्रोमोसोम, क्या गया, येलो वाला क्रोमोसोम गया। अब येलो वाला क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, येलो वाला क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड इस सेल में जाएगा, दूसरा इस सेल में जाएगा, फिर यहाँ पर ये एक क्रोमैटिड वाला स्ट्रक्चर इधर रहेगा, एक क्रोमैटिड वाला स्ट्रक्चर इधर रहेगा, ठीक है। नीचे वाले सेल में भी, दूसरे वाले सेल में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसके क्या बना देते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना देते हैं, ये ऐसे होएगा, राइट। यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये जा रहे हैं अलग अलग, और यहाँ ये क्या हो गया है, वापस से न्यूक्लियर एनवलप आने लगा है। ऐसा ही यहाँ पे ऑरेंज वाले क्रोमोसोम के साथ में भी हुआ होगा, सैम टू सैम। उसमें भी न्यूक्लियस में क्या आ जाएगा, एक एक क्रोमैटिड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, पूरा सेल टेट्राड बन गया। क्या बन गया, ये पूरा न्यूक्लियस में क्या हो गया, ये टेट्राड बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा फेज हो गया, ये हो गया टीलोफेज 2। क्या हो गया, ये टीलोफेज 2
ये था हमारा क्या, एनाफेज 2, ये क्या था, एनाफेज 2, और ये क्या था, मेटाफेज 2। क्या है ये, मेटाफेज 2। समझ आ गई इतनी बात में। अब टेलोफेज में जब क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा पूरे सेल में, तो कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। कितनी बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड डीएनए कंटेंट, किसमें, मियोसिस 1 में। ठीक है, मेटाफेज में देखेंगे, G2 में देखेंगे, मेटाफेज में देखेंगे, और टीलोफेज 1 में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे G2 में, मेटाफेज के फर्स्ट पार्ट में, मेटाफेज 1 में, टीलोफेज 1 में, किसमें, पहले कंप्लीट सेल में और फिर हर न्यूक्लियस में। किसमें, हर न्यूक्लियस में। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या देखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, डीएनए का कंटेंट। ठीक है, चले स्टार्ट करें, दिमाग लगाना शुरू कर दो अपना। ओके, अब हमने स्टार्ट किया था G1 से 46 क्रोमोसोम से, याद आया, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स थे। S में रेप्लिकेशन हुआ, क्रोमोसोम रहेगा नंबर सेम, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्रोमैटिड नंबर हो जाएगा डबल, क्रोमैटिड नंबर हो जाएगा ना डबल। तो G2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स क्या है, 92 है, और डीएनए कंटेंट भी डबल हो गया, 20 से 40 पिकोग्राम। मेटाफेज 1 में सेम टू सेम आ जाएगा, 46, 92 एंड 40 पिकोग्राम। ठीक है, टीलोफेज 1 पे आते हैं, क्रोमोसोम्स तो उतने के उतने ही रहेंगे, 46 क्रोमोसोम्स पूरे सेल में। पूरे सेल में क्रोमोसोम्स कितने हैं, कितने हैं क्रोमोसोम्स, 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए, हो गया रिडक्शनल डिवीजन। सो क्या हुआ यहाँ पे, टीलोफेज में कंप्लीट सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 है, क्रोमैटिड्स कितनी है, 92 है, और डीएनए कंटेंट कितना है, 40 पिकोग्राम है। लेकिन अगर हम ईच सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो हर सेल के न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स है, और हर क्रोमोसोम में कितनी क्रोमैटिड्स है, 2 क्रोमैटिड्स है। सो 23 इंटू 2 कितना हो गया, 46, और डीएनए कंटेंट क्या है, डीएनए कंटेंट तो 20 पिकोग्राम ही है। कितना है, 20 पिकोग्राम है, क्योंकि अभी क्या है, 2 क्रोमैटिड्स है, राइट, कितनी है, 2 क्रोमैटिड्स है। अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा मियोसिस 1, क्या हो गया, मियोसिस 1 हुआ। ठीक है, क्या हो गया, ये मियोसिस 1 हो गया। अब हम आगे अगर जाते हैं, अब अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं हम फिर से, किसकी टेबल बनाते हैं, कि हमें यहाँ क्या देखना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, डीएनए कंटेंट, डीएनए कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा मियोसिस 2, राइट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रोफेज में आ गए, मेटाफेज 2 देख लेते हैं। प्रोफेज 2 में आ गए थे, यहाँ पे हम देखेंगे मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, पहले हर सेल में फिर हर न्यूक्लियस में। ठीक है, समझ आ गई तीसरी बात। ओके, सो मेटाफेज 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आए थे हमारे पास, मेटाफेज 2 में हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आए थे, कहाँ गया, टीलोफेज देखेंगे, हर डॉटर सेल में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने आए थे,
23 आए थे। 23 क्रोमोसोम्स कहाँ लेटेंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे लेटेंगे। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी हुआ? 23 हुआ। कलर चेंज कर ले, यहाँ पे आपको देखने में आसानी होगी। 23 क्रोमोसोम्स आके कहाँ लेटे? मेटाफेजिक प्लेट पे आके लेट गए। ठीक है, क्रोमैटिड्स कितने हैं उसमें? 23 इंटू 2, 46 क्रोमैटिड्स। डीएनए कंटेंट कितना है? 20 पिकोग्राम। ठीक है, एनाफेज 2 में आते ही 23 क्रोमोसोम्स की एक क्रोमैटिड तो चली गई ऊपर वाले सेल में, एक आ गई नीचे सेल में। ठीक है, अब वो क्या हो गए? इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स हो गए कंप्लीट सेल में? एनाफेज में तो ऊपर चले गए। अगर हम एनाफेज को यहाँ अगर कैलकुलेट ना करें, सीधा टीलोफेज में आ जाए कि क्रोमैटिड्स का क्या हो गया? सेग्रीगेशन हो गया। अब कंप्लीट सेल में क्रोमोसोम्स तो कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, 23 क्रोमोसोम्स नीचे आ गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, लेकिन क्रोमैटिड्स कितनी ही रहेंगी? 46 ही रहेंगी, क्योंकि 23 क्रोमैटिड्स ऊपर गई हैं, जो कि क्या बन गई हैं? अब क्रोमोसोम्स। और 23 क्रोमैटिड्स जो क्रोमोसोम्स बन गई हैं वो नीचे आ गई हैं। राइट, डीएनए कंटेंट क्या हो गया? आधा आधा हो गया ना। 20 का भी तो हाफ हो गया, 10 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया। पूरे सेल में अभी तो क्या है? 20 पिकोग्राम है। लेकिन अगर हम हर न्यूक्लियस की बात करें, ईच न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस की बात करें, तो सिंगल न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स है, क्रोमैटिड्स भी 23 है, और डीएनए कंटेंट भी क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है इनटू हाफ, दैट इज 10 पिकोग्राम। समझ आ गई किसी बात? 4 डॉटर सेल्स बने और हर डॉटर सेल में ये जो यहाँ पे बनी है ये 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 डॉटर सेल्स बनेंगी ऐसी। ठीक है, और हर डॉटर सेल में क्या होएगा? 23 क्रोमोसोम्स होंगे हर डॉटर सेल में। ये ईच डॉटर सेल का लिख रही हूँ, सिंगल डॉटर सेल का लिख रही हूँ। हर डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 ही क्रोमैटिड्स होंगी, क्योंकि सिंगल क्रोमैटिड वाले गए हैं, और 10 पिकोग्राम डीएनए कंटेंट होगा। इतनी बात समझ आई? डायग्राम समझ आया ये पूरा? ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आज के PYQ के साथ में। मेरी बात ये मान लो, अगर तुमने पीछे वाले डायग्राम्स और टेबल्स समझ लिए तो ये क्वेश्चंस करना आज बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज। G1 फेज के लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट उठानी है, राइट? बाकी 3 स्टेटमेंट्स गलत होंगी। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये तो कहाँ होता है? एस फेज में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, ये भी नहीं होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए, ये सही है। आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस, ये तो टीलोफेज में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट? नेक्स्ट, some dividing cells exit the cell cycle and enter the vegetative inactive state. Vegetative inactive stage को हमने क्या बोला था? जो कि G1 के बाद ऑप्शन होता है सेल के पास में। क्या बोला था? G0 बोला था। This is called quiescent state, G0 stage. This process occurs at the end of G1 phase. G1 के बाद ही हमने पढ़े थे कि G1 के बाद सेल्स में 4 ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो या तो G1 से सीधा S में चली जाए, या फिर G1 से वो कहाँ चली जाए? G0 में चली जाए और वहीं रहे, या फिर वो G0 में जाने के बाद वापस किस में आ जाए? S में आ जाए, वापस एक्टिव स्टेट में आ जाए इनएक्टिव से। ठीक है, सो G1 में एंड में क्या होएगा? G0 फेज आने का चांसेस है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेल्स इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, क्या वो सेल साइकिल खत्म हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है? नहीं।
एग्जिट द सेल साइकिल, थोड़े टाइम के लिए वो सेल साइकिल से बाहर चले जाते हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटर द सेल साइकिल, वो तो एस में जाएंगे तब होगा। सस्पेंड द सेल साइकिल, नहीं, रोकते नहीं है, एग्जिट ही कर देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, मैंने आपको क्या बताया था, G1 के बाद आएगा S के बाद आएगा G2 और G2 के बाद क्या आएगा, M आएगा। तो देखें G1 यहाँ पे है, S है, फिर G2 है, फिर M है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ के टाइम में DNA सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, कर लेना इसको, ठीक है। कौन से फेज में सेल ग्रोथ के डीएनए सिंथेसिस होता है, कौन सा फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं या सिंथेटिक फेज बोलते हैं, एस फेज को बोलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्वेश्चन 6, व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन व्हिच चेकपॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है, सेल डिवाइड रुक गया है उस जगह पे, कौन सा टोल नाका क्रॉस करना होगा सेल को, याद करो, क्या G1S क्रॉस करना होगा, G1S में तो क्या होगा, G1 से सेल किस में जाएगा, S में जाएगा। ये तो कह रहे हैं अभी, मतलब क्या नहीं हुआ यहाँ पे, रेप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं, क्या नहीं हुआ, रेप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं, गलत हो गया। G2M मतलब क्या हो गया है, रेप्लिकेशन तो हो गया है, क्योंकि क्या लिखा है, रेप्लिकेशन फोक अटक गया है, रेप्लिकेशन फोक पे आके। अब रेप्लिकेशन होने के बाद में G2 को कहाँ जाना होगा, M में जाना होगा। तो यहाँ पे जो चेक पॉइंट है G2M का चेक पॉइंट, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज G2M, दैट इज ऑप्शन बी। M में जाने के लिए चाहिए होगा उसको, नहीं, M में तो ऑलरेडी क्या हो रहा होगा, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होएगा। बोथ G2M एंड M wrong, so the correct option here is B. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली होगी, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवाइड करेंगे, क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन होगा, टीलोफेज आएगा। ये मेरे को सही लग रही है, आगे पहले स्टेटमेंट्स चेक कर लेते हैं। कॉन्डेंसेशन होगा, कॉन्डेंसेशन होते ही क्या क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं माइटोसिस में, रॉन्ग स्टेटमेंट। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, क्या कंडेंसेशन होगा सीधा अरेंजमेंट हो जाएगा इक्वेटर पे, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, बनेगा, राइट। सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, स्टीलोफेज हो जाएगा। पहले कंडेंसेशन के पहले बाद में अरेंजमेंट, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली तो होगी ना। सो वो तो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, सो इस ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ए ऑप्शन बेटर लग रहा है। कॉन्डेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, यहाँ तक ठीक है। क्रॉसिंग ओवर तो भाई माइटोसिस में होती ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी necessary for proper mitosis of animal cell. If anaphase promoting complex is defective in human cell, which of the following is expected to occur? मतलब ये कह रहे हैं कि वो प्रोटीन जो कि एनाफेज में काम आता है, अगर वो ही डीएक्टिव हो जाए तो क्या होगा। एनाफेज का काम क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ठीक है। अगर वो प्रोटीन खराब हो जाए जो एनाफेज का पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा, मतलब क्रोमैटिड्स को अलग नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स विल फ्रैगमेंट, क्या टूट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, नहीं, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, जी हाँ, क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे ही लेटे रह जाएंगे और क्या नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल अकर, नो, क्रोमोसोम्स विल नॉट कंडेंस, नो, कंडेंसन से होता है क्रोमोसोम,
कंडेंसेशन, कंडेंसेंस प्रोटीन्स पढ़े थे हमने। और रिकॉम्बिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए होता है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एपीसी की बात कर रहे हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या नहीं होएगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, राइट। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू, ऑन टू, किस पे स्पिंडल फाइबर जाके चिपकती है, क्रोमोसोम पे, सेंट्रोमियर पे। क्या होता है, सेंट्रोमियर पे एक रीजन होता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को क्या बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका सेंट्रोमियर है, जहां से आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही है, जहां से आपकी स्पिंडल फाइबर अटैच हो रही है, उस रीजन को हमने क्या बोला था, काइनेटोकोर बोला था। क्या बोला था, काइनेटोकोर बोला था, राइट। सो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर पे कहाँ, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम कुछ नहीं होता। टीलोमियर पे नहीं, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द ऑप्शन करेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following is not characteristic feature during mitosis? Not a characteristic feature मतलब माइटोसिस में ये वाला काम नहीं होएगा। इन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो कि माइटोसिस का पार्ट नहीं होती है। क्रोमोसोम मूवमेंट माइटोसिस में भी होएगा। साइनेप्सिस, कमिंग टुगेदर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या वो माइटोसिस में होता है, नहीं होता है। सो यहाँ पे हमें वही ऑप्शन ढूंढना है जो कि माइटोसिस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्वेश्चन को आंखें खोलकर पढ़ना है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस में भी होते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस माइटोसिस में भी होता है। Question number 11. During the metaphase stage of mitosis, spindle fibers attach to chromosomes at काइनेटोकोर। अभी हमने देखा था, ढूंढो काइनेटोकोर। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा काइनेटोकोर है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। एट मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स बाय देयर। क्रोमोसोम्स किससे अटैच्ड होते हैं, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। पीछे भी हमने देखा था, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज स्पिंडल फाइबर्स अटैच किससे होते हैं, काइनेटोकोर से होते हैं, राइट। एंड यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया। 2013 में भी ये क्वेश्चन आया, 2011 में भी आया, और इसका मतलब क्या है कि काइनेटोकोर इज रियली इंपॉर्टेंट। सो आप इस पे ध्यान देंगे, राइट। ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपियर एट, ध्यान से पढ़ेंगे, बिगिन शुरू कब होते हैं, शुरू हो जा रहा है। ये नहीं बोला कि गेट डिसअपियर्ड, क्या बोला है, बिगिन टू डिसअपियर, गायब होना चालू होंगे। लेट प्रोफेज में तो गायब हो चुके होंगे, अर्ली मेटाफेज में गायब हो चुके होंगे, लेट मेटाफेज में ऑलरेडी गायब होंगे, अर्ली प्रोफेज में गायब होना शुरू होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, कहाँ देखा था हमने कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बीच में पिंक कलर का मैंने बनाया था वो डिसॉल्व हो गया। कहाँ देखा था हमने, डिप्लोटीन में देखा था, क्योंकि पेकाइटिन में तो क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। जाइगोटीन में तो साइनेप्सिस खुद चालू हुआ है होना, कमिंग टुगेदर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेप्टोटीन में तो अभी तक क्या हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में ही नहीं आए हैं, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का बनने का सवाल ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस में हमें यहाँ पे फेजेस दी गई हैं, उनको उनके फंक्शन से कनेक्ट करना है। जाइगोटीन में क्या होगा, साइनेप्सिस होगा, ढूंढो, ये रहा साइनेप्सिस, मतलब फोर्थ ऑप्शन आएगा फॉर ए। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी 3, डिप्लोटीन में कियास्मेटा बनेंगे 2, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होएगा 1।
4 3 2 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ढूंढना है हमारे को. 4 3 2 1 4 3 2 1 राइट. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 16. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल. कौन सी स्टेज में होते हैं क्रॉसिंग ओवर? पेकाइटीन में होता है. एंड विच क्रोमैटिड्स? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. कौन सी? क्या सिस्टर क्रोमैटिड्स? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होती हैं. इनको क्या बोलते हैं? ये तो बहनें होती हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं. लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो इनमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होएगा. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट पेकाइटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. बिल्कुल ठीक है. प्रोफेज 1 भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेज 2 में तो पेकाइटीन स्टेज होती ही नहीं है और प्रोफेज 2 में कोई तरीके का क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट जाइगोटीन. जाइगोटीन में तो साइनेप्सिस होता है. रॉन्ग ऑप्शन. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. शुरुआत ही गलत है. करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. सो यहाँ लिख देंगे हम बी. राइट. द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस. चालू, शुरुआत कब हो जाती है अलग अलग होना होमोलोगस क्रोमोसोम्स का? डिप्लोटीन में ही शुरुआत हो जाती है. क्योंकि क्या होता है? डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है. राइट. और डाइकाइनेसिस में तो टर्मिनलाइजेशन होता है, क्योंकि वो एंड से चिपके रहते हैं. करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी. कोई भी इसमें डाइकाइनेसिस नहीं करके आएगा. इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब होती है, कब चालू होती है? क्रॉसिंग ओवर नाम सुनते ही आप क्या सुनोगे या क्या बोलोगे? पेकाइटीन. पेकाइटीन. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस. नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको सही क्रम में लगाना है. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं. क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्या? सीधा क्रॉसिंग ओवर हो जाती है. आगे ऑप्शंस देख लेते हैं. साइनेप्सिस पहले होता है, लिख लो साइनेप्सिस. सेकंड, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा. साइनेप्सिस के बाद पहले क्रॉसिंग ओवर होगा, सेकंड के बाद लिख लो ऑप्शन 1. फिर टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा मतलब डाइकाइनेसिस आ गया, लिख लो ऑप्शन 3. फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, लिख लो ऑप्शन 4. सो क्या सीक्वेंस बना यहाँ पे? 2 1 3 4. ढूंढे? चलो 2 1 3 4 2 1 4 3 है ये तो. 2 1 3 4. अपनी सीक्वेंस को बहुत ध्यान से ढूंढेंगे. ठीक है. अगर सही चीज़ को नहीं ढूंढा, सही ऑप्शन को नहीं ढूंढा, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी. राइट. द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस. रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? कौन से स्टेज में एक्सचेंज ऑफ जीन्स होते हैं? किस में होते हैं? पेकाइटीन में होते हैं. सो रिकॉम्बिनेज की जरूरत कहाँ पड़ती है? पेकाइटीन में पड़ती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. राइट. या फिर बाइवैलेंट भी बोल सकते हैं. द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called. क्या बोलते हैं उसको? बाइवैलेंट बोलते हैं. मतलब जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या जुड़ जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसको क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट बोलते हैं. एक्सोनीम नहीं बोलते. इक्वेटोरियल फेज
प्लेट तो मेटाफेजिक प्लेट होती है, काइनेटोकोर वो जगह होती है जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाइवैलेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? बाइवैलेंट बोलेंगे। और क्योंकि इसमें क्या होती है, 4 क्रोमैटिड्स होती हैं, तो इसको और क्या बोलते हैं? टेट्राड भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मियोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन या लेप्टोटीन। पेयरिंग हो रही है अभी, सिर्फ स्टार्ट पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। साइनेप्सिस होना चालू हुआ है, किसमें होता है लता? जरा में होता है, जाइगोटीन में पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट्स। कब पार्टिसिपेट करता है रिकॉम्बिनेज? मेटाफेज में नहीं, एनाफेज में नहीं, प्रोफेज 1 में, क्योंकि रिकॉम्बिनेज कहाँ होता है? पेकाइटीन में काम आता है, और पेकाइटीन कहाँ होती है? प्रोफेज 1 में। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो रहा है, किसमें हुआ था? मियोसिस 1 में। किसमें? मेटाफेज 1 में, राइट। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, साइनेप्सिस अकर्स बिटवीन। साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। एमआरएनए राइबोसोम्स के बीच में नहीं, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर्स के बीच में। क्या साइनेप्सिस बोलते हैं उसको? नो, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। मैच द लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 है, विद लिस्ट 2, राइट, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एस फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं? नहीं। इनएक्टिव फेज होता है? नहीं। इंटरवेल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। 4th, G2 फेज क्या होता है? जिसमें प्रोटीन्स बनते हैं। 1, क्विसेंट स्टेज क्या होती है? इनएक्टिव स्टेज होती है। G1 फेज क्या होता है? इंटरवेल होती है, किसके बीच में? माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के बीच में जो फेज होता है उसको G1 फेज बोलते हैं। सो इसका क्या हो गया? 3rd हो गया। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1 नहीं, 4 1 2 3, राइट। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, राइट। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स। 8 क्रोमोसोम्स है उसके सेल में, दैट इज उसका जो कंप्लीट 2n है वो 8 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स है? 8 क्रोमोसोम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेज इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इज 8। G1 फेज का बनाया है हमने 8 क्रोमोसोम। What would be the number of chromosomes after S phase? S phase में क्या होएगा? इनका ड्यूप्लीकेशन होएगा। हर के ऊपर 2 क्रोमैटिड्स लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 7वां क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन, 8वां क्रोमोसोम का ड्यूप्लीकेशन। काउंट करो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रोमोसोम्स कितने रहे? 8 ही रहे, क्योंकि एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। मन तो बहुत हो रहा था मेरा कि 16 को सेलेक्ट कर दूँ। किसको सेलेक्ट कर दूँ? 16 को।
लेकिन ये हमारे को ध्यान रखना है कि जीवन से जब एस में डीएनए डुप्लीकेशन होता है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है, क्योंकि दोनों क्रोमैटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए रहते हैं। समझ आ गई इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रियोल अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल जो अलग अलग पोल्स पे जाते हैं उनका ड्यूप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है, राइट? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C if the initial amount is denoted as 2C। 2C से 4C कौन से फेज में जाता है? 2C से डीएनए कंटेंट 4C कब होता है? S फेज में होता है। S फेज के बाद सेल कहाँ चला जाता है? G2 फेज में चला जाता है, राइट? अब देखो G0 एंड G1 नहीं, यहाँ पे तो 2C ही रहता है। G1 एंड S, अभी तो S में डुप्लीकेशन होगा, ओनली G2 में रहता है, क्योंकि M में तो सेग्रीगेशन होना चालू हो जाता है, G2 में रहेगा सिर्फ। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर C, क्योंकि S के बाद कौन सा फेज आएगा? G2 आएगा, और इसके बाद तो सीधा क्या हो जाएगा? माइटोसिस हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स हो जाएगा। इन S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell। क्या DNA का अमाउंट डबल होता है? यस, बिल्कुल DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। 20 पिकोग्राम से सीधा अमाउंट कहाँ चला जाता है? 40 पिकोग्राम पे चला जाता है, क्योंकि S फेज क्या है? S फेज है सिंथेसिस का फेज, जिसमें क्या हो रहा है? डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो क्या होएगा? डीएनए डबल ही तो होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, राइट? अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम इन ईच सेल, रॉन्ग। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, वही तो होता ही नहीं है, क्रोमोसोम नंबर तो उतना का उतना ही रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस तो होता ही नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट? Which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Division of centromere meiosis में कौन से फेज में होता है? टीलोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2 में होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, क्योंकि मेटाफेज 1 में तो सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। Correct option here is option number C, right? Which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? Terminalization किसमें होता है? डाइकाइनेसिस में हमने पढ़ा है टर्मिनलाइजेशन। ढूंढे डाइकाइनेसिस, पिकाइटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड डाइकाइनेसिस। The correct option here is option number D, right? 34th क्वेश्चन है, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1। कॉलम 1 के स्टेजेस को कॉलम 2 के फीचर्स से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पिकाइटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। सो पिकाइटीन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी, 3 लिख देते हैं यहाँ पे। मेटाफेज में क्या होएगा? मेटाफेज 1 में क्या होएगा? मेटाफेज 1 में होएगा क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, यहाँ पे लिख देते हैं 4th। डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस में क्या होएगा? कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होएगा, यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 2, राइट? एंड जाइगोटीन में क्या होएगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या सीक्वेंस आई? 3 4 2 1। ढूंढते हैं 3 4 2 1, 3 4 2 1। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन था ना, राइट? सो विद दिस बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ में हमारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चंस।
और आज हमने क्रोमोसोम नंबर, क्रोमैटिड नंबर और डीएनए कंटेंट हर फेज में ऑफ मियोसिस 1 एंड 2 एंड माइटोसिस भी पढ़ लिया। ठीक है, जब भी आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने बैठे वो टेबल ज़रूर पढ़ के जाएंगे, वो रामबाण है इस चैप्टर का। ठीक है, हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।